वेलकम बच्चों, अच्छे होंगे आप लोग। मालूम है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स में कुछ काम बाकी है। देखो, वैसे तो प्रॉपर्टी दो चार लिख के प्रॉब्लम्स बनवाना शुरू कर दें तो 12th के लिए तो पॉसिबल है कि आप बना लोगे कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन वस्तुतः ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में जानकारी चाहिए। जैसे प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ बच्चे कह रहे हैं, ठीक है, तो मैं प्रॉब्लम में जाऊंगा, पहले प्रॉपर्टीज़ आज पूरा कर लेते हैं। तो चलो हम चलते हैं 7वां प्रॉपर्टी, 7th प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब नाम लिख दिए, अच्छी बात है, इसको लिख भी दें। क्या लिख दें कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में इन एनी डिटर्मिनेंट इफ 2 rows or columns are proportional then its value will be 0। मैं बोल दिया। लेकिन सवाल तो ये उठता कि बच्चे इस बात को कहाँ तक समझे, तो पहले मैं बात समझ लेता, ठीक है। जैसे ध्यान देंगे कि मैंने यहाँ 1 2 3 फिर 4 8 and 12 6 5 minus 7। What is this? It is a determinant of order 3। Now we see यहां R1 फर्स्ट रो, ठीक है, ये सेकेंड रो। अब आप देखें यहां फर्स्ट रो और सेकेंड रो के संगत करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का रेशियो क्या हो रहा है। अब देखिए ठीक से, तो 1/4, ठीक है, इक्वल्स 2/8 इक्वल्स 3/12। क्या होगा या कि नहीं होगा? होगा। अर्थात मैं अगर कहता कि डिटर्मिनेंट के 2 रोज या 2 कॉलम्स प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर प्रोपोर्शनल। जैसे कि यहां देख रहे हैं 1/4 2/8 3/12, क्या होगा? रेशियो बराबर होने जा रहा, क्या कोई दिक्कत? तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। अब आप क्वेश्चन करो कि वाई सर क्यों 0 होगा? तो देखो, यहां आप अगर चलते हो जैसे 1 2 3 4 8 and 12 6 5 minus 7, ठीक है। यूजिंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो है, या स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी, आप सीधे बोलो, आप पढ़े हो स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी, पढ़ाए हैं। सी हियर, ये R2 में ईच एलिमेंट क्या रख रहा? एक कॉमन फैक्टर रख रहा। क्या रख रहा? 4, ठीक है। R2 में मैंने R2 में कहा, ठीक है, उस 4 को मैं बाहर ले लिया। तो अब ये 1 2 3 1 2 3 6 5 minus 7। Now R1 and R2 are identical, so its value will be 0। लेकिन मैं इतना ना लिख के, अगर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हूं और सीधे मैं इसका यूज कर लूं कहीं भी, या बड़े से बड़े लंबे से लंबे प्रॉब्लम में मैं डायरेक्ट यूज कर लूं, तो क्या दिक्कत है? यही है आपका प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी। बात समझ गए? अर्थात यह है कि इफ 2 रोज या कॉलम्स कह दो, कॉलम्स of a determinant are proportional
then its value is 0। ठीक है, वैसे जैसे आप एक जनरल फॉर्म में देख लो, सपोज करो कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 KA1 KA2 KA3। ठीक है, आप यहाँ क्या देख रहे हैं, R1 और R3 आइडेंटिकल हो गया। मैंने कहा क्या, इफ टू रोस, अरे बात समझ रहे हो, अर्थात कोई दो रो या दो कॉलम, तो यहाँ पर यहाँ कौन कौन ध्यान दोगे, R1 और R3 के संगत एलिमेंट्स क्या है, प्रोपोर्शनल। इसका मतलब वी कैन से दैट R1 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते आगे। P8 ऑल जीरो प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ऑल जीरो प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मान लो कि मैं यहां एक डिटर्मिनेंट ले लूं 0 0 0 5 3 7 9 8 -1 होगा। कैसा डिटर्मिनेंट, तो इसके R1 में अगर आप जाएं तो वी से ऑल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स दूसरे अदर रो या कॉलम में क्या है उसको छोड़ो। ठीक है, ये पहला R1 में क्या है, ऑल एलिमेंट्स क्या है, 0, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। अब ये छोटी सी बात है भाई, अलोंग R1 आप क्या करो, चले जाओ अलोंग R1, इसको क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, वैल्यू क्या आएगा, 0। जैसे मान लो कि ये 0 0 0 5 3 7 9 8 -1 है ना, तो 0। ये फर्स्ट रो के अलोंग अगर आप चल रहे हो तो 0, तो क्या होगा 3 8 7 -1 क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा 0 से गुना करोगे क्या होगा वैल्यू 0, फिर -0, फिर ये और ये जाएंगे 5 9 7 -1 ये भी 0, फिर +0 5 9 3 8 क्या होगा, टोटल वैल्यू क्या जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिटर्मिनेंट में ये रो है बेटा, ये पहला अगर कोई भी किसी भी एक रो का प्रत्येक एलिमेंट्स क्या हो जाए 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0। ठीक उसी तरह अगर कॉलम में जैसे मान लो 3 5 7 0 0 0 6 9 8 आप 0 लिख सकते हैं, क्योंकि सेकेंड रो का प्रत्येक एलिमेंट्स क्या है 0 है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ऑल जीरो प्रॉपर्टी। इट मीन्स आप क्या कहोगे, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट is 0 if all elements of a row or column are zeros। ठीक है, अर्थात अगर डिटर्मिनेंट का क्या हो, किसी भी रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट्स क्या हो 0 के बराबर हो, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, जिसे मैं क्या कहता ऑल जीरो प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। P9 ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये क्या चीज है, तो देखो यार A1 0 0 B1
B2 0, C1 C2 C3। फिर आ जाओ A1 A2 A3 0, B2 B3, फिर 0 0 C3। ठीक है, आप क्या देख रहे हो? कुछ खास नजर आया? देखो, ये इसके बारे में जानते हो, डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं इसको। यहां भी देखो, देख रहे हो? हाँ, अब ये देखो, यहां देखो, प्रिंसिपल डायगोनल से एबव जितने एलिमेंट्स हैं, ये देखो सभी के सभी 0। ठीक है, और यहां नीचे देखो सभी के सभी 0। समझ गए? आप इस परिस्थिति में बगैर कुछ किए हुए सीधे डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट्स हैं उसका प्रोडक्ट ले लो, A1 B2 C3, यही वैल्यू होगा। ठीक है, अर्थात अगर ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहता कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में लीडिंग डायगोनल को हो या प्रिंसिपल डायगोनल को हो, उससे एबव सभी एलिमेंट 0 हो, या कह दो कि प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे का सभी एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायगोनल एलिमेंट्स के क्या होंगे, प्रोडक्ट के क्या होंगे, बराबर होंगे, जिसे मैं क्या कहता, ट्रायंगल प्रॉपर्टी कहता। क्या कोई दिक्कत है? जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि मुझे इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, 2 3 5 0 4 9, फिर यहां 4 6 एंड 12। देखो, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब आप एक्सपेंड कर दोगे तो वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी क्या करता? प्रॉपर्टी जब आप पढ़े हो, प्रॉपर्टी जब आप लगाओगे, जैसे मैं इसको प्रॉपर्टी यूजिंग प्रॉपर्टी बनाने जा रहा, क्या कोई दिक्कत? तो अब यहां ध्यान दोगे, मैं मान लिया लेट, यहां मैं लेता लेट डेल्टा इक्वल्स 2 3 5 0 4 9 4 6 एंड 12। अब आप देखो, ये जो थर्ड कॉलम है वहां क्या मिल रहा? एक कॉमन फैक्टर ईच एलिमेंट में मिल रहा। क्या है भाई? 2 निकल जाएगा, तो 2 यहां बाहर कर लेते हैं, जानते हो सब आदमी, बेहतर जानते हो। 2 3 यहां क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, ये 0 है भाई, 0 है। ठीक है, अब देखो, एक प्रॉपर्टी मैंने लगा दिया। अब मैं क्या करता? अब मैं लगाने जा रहा C3 माइनस C1। समझ गए होगे? अर्थात थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स में से फर्स्ट कॉलम के संगत एलिमेंट को क्या करेंगे? घटा देंगे। अब आगे करना है, पहले प्रॉपर्टी तो देखो, हैं? बस थ्योरी कुछ नहीं पढ़े, सीधे सवाल बना लोगे। क्या होगा बना के क्या होगा? रटोगे? पहले अब प्रॉपर्टी हुआ, उसके बाद चलो ना, मजा आएगा, प्रॉब्लम बनाएंगे। चलो यहाँ ये क्या होगा? 2, ये यहाँ देख लो, ये यहाँ घट, पहले तो ये 2 3 5, कोई देयर इज नो चेंज, 0 4 9 वैसे रहेगा। ऑपरेशन कहाँ ला रहे हो? थर्ड कॉलम में। तो थर्ड कॉलम में किस तरह ला रहे हो? थर्ड कॉलम में क्या कर रहे हो? फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, इसको यहाँ नहीं घटा लेना यार, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाया जाता है। ये 0 होगा। चलो ये आ जा यार, सॉरी 1 होगा, क्योंकि C3 में से C1 घट रहा है, तो 6 - 5 बोलो 1 होगा। बोल बाबू आ जा, यहाँ आ जा, यहाँ आ जा। देख ये क्या होगा, देख तो अब इसका वैल्यू आप, ये 2 तो रहेगा, लेकिन इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? सो बोलो, यहाँ 2 रहेगा, और यहाँ कितना? 2 × 4 × 1, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लिए। देखो कैठो प्रॉपर्टी लग गया। अब ये कितना हो गया? सो बोलो, जो हो गुना करके लिख दो, आसान है। ठीक है, चलो यही वैल्यू ऑफ द क्या हो गया? डिटर्मिनेंट हो गया। चलो आगे बढ़ते।
अब हम लोग जा रहे हैं P10 में। ध्यान देने की बात है, देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड है। किससे? डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे ध्यान दो, A 0 0 0 B 0 0 0 C। अरे यार अभी डिटर्मिनेंट है, हाँ? लेकिन ये किस मैट्रिक्स का है? सो पहले बोलो। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, उसका ये क्या है? करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट है ना। यानी सभी, ध्यान दोगे, देख रहे हो एक्स, यहाँ नॉन डायगोनल एलिमेंट सभी के सभी क्या है? 0 है। तो भैया इसका वैल्यू सीधे ABC हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। पूछने की भी बात नहीं है यार, किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करो ना, या तो किसी भी, यहाँ सब में यहाँ भी 2 0 आ रहा है, यहाँ भी 2 0, किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग कर लो, वैल्यू क्या आएगा? ABC आएगा। अरे यार नहीं होता है तो देख, मैं यहाँ लिख भी देता। जैसे यहाँ देखो, अगर मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग चलूंगा तो A लेने के बाद ये और ये, तो क्या बचाएगा? B 0 0 C होगा। अब बाकी क्या होगा यार? -0, अब क्या? 0 0 0 C है होगा। अब प्लस क्या होगा? जरा बोल तो, ये फिर 0, ये और ये जाएंगे तो क्या बचेगा? 0 0 B 0। अब तुम भी बोल यार क्या होगा? तो वैल्यू तो केवल इस पे निर्भर कर रहा है, तो ये क्या होगा? ABC -0, दैट इज ABC। क्या? ठीक है। अब ये देखो एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि अगर A, अब देखो मैं यहाँ डिटर्मिनेंट में लिखा, अब मैं क्या करता इसको? मैं कहता कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो, नहीं तो उसका जो डिटर्मिनेंट आप लोगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? बिल्कुल आसान है, हाँ? आप क्या करो, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट समझते हो ना रे? आगे नहीं समझते हो? हाँ? जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसका क्या ले लो? प्रोडक्ट ले लो। वही उस डिटर्मिनेंट का क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा। तो मैं यहाँ नोट में ऐसा कह सकता क्या कि इफ A इक्वल्स, ये लिया, इज ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक से देखो यार, मैंने क्या लिया? एक क्या लिया है? डायगोनल मैट्रिक्स लिया। कितने ऑर्डर का लिया यार? n ऑर्डर का लिया। क्या कोई दिक्कत? जब ये मैं डायगोनल मैट्रिक्स कह दिया तो सभी नॉन डायगोनल, अर्थात क्या? यार तुम लोग पढ़ते नहीं हो, ड्रामा करते हो। यहाँ क्या होगा? ये 0 हो जाएंगे जब I J के बराबर नहीं होंगे, अर्थात सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। अब एक बात बता, इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स लोगे तो क्या सब होगा? याद है? नहीं, थ्योरी तो पढ़ते नहीं हो। नहीं जी, नहीं जी। हाँ, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे क्या है? बोलो, ये सारे के सारे क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स हैं। हाँ? तो यहाँ पर अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँगा, चाहे इसका ऑर्डर जो भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मैंने n लिख दिया, n लिख दिया, देख रहे हो? तो क्या होगा? हाँ, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू A11 मल्टीप्लाइड। ठीक है? ठीक है? ठीक है, यही इसका वैल्यू हो जाएगा। मतलब क्या? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये भी हो गया। चलो फिर चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे प्रॉपर्टी है, कौन सा नंबर है? P10। ठीक है, यही होगा। अब इसमें मैं क्या करूंगा, ध्यान दोगे। देखो, if A and B are 2 square
मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। देख रहे हो, कुछ समझे इसका मतलब क्या कि नहीं? यदि ए और बी क्या हो, दो स्क्वायर मैट्रिसेस हो, सेम ऑर्डर के, ऑर्डर सेम होना चाहिए यार, या तो दोनों ही ऑर्डर 2 का, या दोनों ही ऑर्डर 3 का, या दोनों ही ऑर्डर n का, जो कहो। इफ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द क्या सेम ऑर्डर, देन ये देखो, अर्थात ए और बी का जो प्रोडक्ट लोगे वो भी एक मैट्रिक्स होगा उसका। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बात समझ गए? अर्थात ए और बी अगर क्या हो, दो स्क्वायर मैट्रिसेस हो ऑफ द सेम ऑर्डर, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए और क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी का क्या प्रोडक्ट। क्या कोई दिक्कत? ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेट ए 1 2 0 3, ठीक है, बी 0 2 1 4, ठीक। क्या है, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। चलो चलते हैं। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू मजे में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? 3 होगा। फिर बताएं क्या, अरे ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है यार। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में से ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या करोगे, घटा दोगे यार। अब ये सब नहीं बोलना अच्छा लगता है। चलो आगे चलो। ये अब ये क्या होगा जरा ये देखो, या ऐसा करो कि कुछ यहाँ कर लेते हैं हम, यहाँ -1 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, -1 1 2 4, है ना। अब यहाँ क्या होगा बोलो, -4, और ये कितना, -2। देखो हो रहा है, होगा। अब ये कितना दे देगा, -6। चाहिए, निकाल लिए। देयरफॉर दोनों के डिटर्मिनेंट जो है क्या हो जाएगा बोलो, 3 मल्टीप्लाइड बाय -6 -18। कोई प्रॉब्लम? चलो क्या किया मैं, ये देख रहे हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करोगे, अब यहाँ निकालेंगे, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे। तो इसके लिए तो पहले ये भी निकालना होगा, क्या यार, नहीं निकालना होगा क्या? तो हेयर ए बी 1 2 0 3 और ये -1 1 2 4, ठीक है। क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़े हो कि नहीं? ठीक है ना। कैसे, ये यहाँ जाएगा तो क्या लिखोगे बोलो, क्या लिखोगे, -1 प्लस ये होगा। फिर इसी रो को यहाँ करते हो ना, तो 2 यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस, ठीक है। अब चलो ये लोगे, कितना हो जाएगा, सो देखो होगा। अब फिर ये, ठीक है। चलो फिर इसको यहाँ करते तो क्या होगा, प्लस। क्या कोई दिक्कत, क्या याद आ गया? अरे रिवीजन भी हो रहा है भाई, मल्टीप्लिकेशन समझ लो कि नहीं, कि ये प्री फैक्टर में जो फर्स्ट रो है उसको पोस्ट फैक्टर के फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट लेके क्या लिया, सम लिया। फिर इसको फिर दूसरे कॉलम के साथ लिया तो पहला रो बन गया। अब फिर ये सेकंड रो उठाए, फिर लिए। क्या कोई दिक्कत? तो अब ये कितना दे रहा है जरा देखो तो, कितना दे रहा है, कितना दे रहा है, ठीक है। तो यहां ध्यान दोगे, ये -1 हो जाएंगे, नहीं ठीक है, और सॉरी ये -1 हो जाएंगे। फिर यहां कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ कितना हो जाएगा देखो तो, यहाँ -2 और +3 1 हो जाएगा,
ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं यहाँ कितना हो जाएगा। सो देखो तो ये कितना होगा, यहाँ कितना हो रहा है 4, अब प्लस कितना 12, तो कितना हो रहा है 16 हो रहा है। ठीक है, ये आपके आ गया। देखो ठीक है। अब नौ इसका डिटर्मिनेंट ले लो तो क्या हो जाएगा, बताओ तो क्या होगा यार, क्या होगा बताओ तो क्या होगा। -1 1 2 16 16, ये कितना -16 -2। ठीक है। अब आप देखो यहां इसको अगर पहला मान लें, यहाँ क्या दूसरा, ये नहीं इम्प्लाइज इतना, क्या कोई दिक्कत, लिख देते हैं या कंप्लीट लिख लेते हैं। इसको दूसरा मान लो तो क्या होगा, फ्रॉम, यही ना होगा। वी हैव कितना, ये ध्यान पे रखना ये सब चीज, क्या कोई दिक्कत। अर्थात क्या हुआ, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ द क्या सेम ऑर्डर। ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ओके, चलो फिर आगे चलो। अब है एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। ठीक है, P11 आएगा आपका। ठीक है, एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, घबराना नहीं, आप एनसीईआरटी की किताब उलट लेना। ठीक है, अब मैं प्रॉब्लम आपको बोल देता कि वहाँ भी आपको ऐसे प्रॉब्लम है, एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन आप समझो कि ना समझो वो तो अलग बात है। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई भी डिटर्मिनेंट एस्क्यू सिमेट्रिक, तो आप एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, आगे नहीं पढ़े हो, क्या पढ़े थे कि जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में ए आई जे इक्वल्स माइनस ए जे आई होगा, या तो रखते नहीं हो तुम लोग, या तो टीचर रखेंगे तुम लोग के बदले में, थ्योरी पढ़ोगे नहीं, प्रॉब्लम बना दीजिए, प्रॉब्लम बना दीजिए, बनाते रहो प्रॉब्लम जिंदगी भर। ठीक है, हाँ अब प्रॉब्लम होगा। तो अगर कोई ए इक्वल्स ए आई जे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन का, तो वो एस्क्यू सिमेट्रिक है, मीन्स ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैं अभी बोल रहा, अभी डिटर्मिनेंट में नहीं, यहाँ घबरा नहीं जाना कि डिटर्मिनेंट लिख दिए। अरे यार एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ना, उसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट होगा कि नहीं होगा, है? तो उसको क्या बोलोगे, एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट बोलोगे, उसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट होगा कि नहीं, है? तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं ऐसा करूँ 0 ए बी, फिर -a 0 सी, फिर यहाँ -b -c 0। याद होना चाहिए, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप पढ़े थे कि सभी डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, देख रहे हो होंगे कि नहीं। आप बाकी देखो, a तो -a, b तो -b, c तो -c, है ना, ये इसका वैल्यू 0 होगा। अब ध्यान दोगे तो ये ऑर्डर क्या है, 3 का है, ये क्या है ऑर्डर 3 का है। अब तुम सोचोगे ऑर्डर 4 वाला भी होगा, नहीं होगा। अगर ऑड ऑर्डर का हो, जैसे ये ऑर्डर 3 का है, तुम लोगों का सिलेबस चूंकि ऑर्डर 3 से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने ऑर्डर 3 का ही डिटर्मिनेंट लिखा। इसका वैल्यू ये सिमेट्रिक एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट कहलाएगा। कितने ऑर्डर का, ऑर्डर 3 का, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। अब यहीं पर अगर एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑर्डर 4 का होगा तो उसका वैल्यू 0 नहीं होगा। फिर
ऑर्डर 5 का होगा तो वैल्यू 0 होगा। अर्थात यहाँ रिमार्केबल चीज ये है, तो उसको मैं ऐसे नोट बना के लिख देता, जरा ध्यान से देखो। इफ ए इज ए एसक्यू सिमेट्रिक, मैट्रिक्स लिख रहे हैं यहां हम, मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, समझ गए होगे। पहले मैं पत्ता साफ कर दिया क्या, ए एसक्यू सिमेट्रिक है लेकिन ऑड ऑर्डर का, ऑड ऑर्डर का, देन वैल्यू ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0, 0 होगा। ऑड ऑर्डर का ये रिमार्केबल चीज है, इसको ध्यान दो, ठीक है। अब तुम कहोगे देखो एनसीईआरटी में 2 या 3 प्रॉब्लम्स हैं जहां लिखा हुआ होगा कि आप बगैर एक्सपेंड किए हुए प्रमाणित करें कि इतना बराबर क्या होगा 0, इस रूप का डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। क्योंकि आपका सिलेबस तो कहाँ तक, ऑर्डर 3 तक है, क्या कोई दिक्कत? तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। हाँ, इफ ए इज ए क्या एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, देन उसका करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब वैल्यू आप 0 कैसे, तो मैं इसी को जरा बना देता, जरा ठीक से देख लेना, ठीक है। देखो मैं यहां चलता, लेट डेल्टा इक्वल्स ये 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। देखो डेल्टा मैंने इसको माना, अब मैं आगे क्या कर रहा, यहां रो कॉलम को इंटरचेंज कर लेते, रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर लेते, तो ये क्या हो जाएगा जरा बता सकते, क्या लिखा जाएगा, 0 माइनस ए माइनस बी, पहला रो पहला कॉलम हो गया। फिर ध्यान दोगे ए 0 माइनस सी, देखो दूसरा रो दूसरा, आराम से देखते जाओ, आराम से देखते जाओ, टेंशन नहीं लेना है, ये देखते जाओ, बी सी 0। अरे भाई ये क्या वैल्यू बदलेगा क्या, क्या बताए थे, पहला प्रॉपर्टी क्या था, सो पहले बताओ, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर रोज और कॉलम्स को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, देन देयर इज नो चेंज इन इट्स वैल्यू, देन देयर इज नो चेंज इन इट्स वैल्यू, तो वैल्यू नहीं बदला, रो कॉलम को मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, क्या कोई दिक्कत? यार अगर ज्यादा करोगे ना तो ऐसे भी लिख देना, अप्लाइंग, क्या अप्लाइंग, आर गया सी में, सी आया आर में, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया कि मैंने ऐसा किया। अब चलो अब ध्यान दोगे, अब यहां मैं क्या करता, ये पहला कॉलम से देखो -1 फैक्टर अगर निकालें तो यहां तो 0 है, ये -1 फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। फिर सेकेंड कॉलम से भी निकालते हैं -1, देखो सेकेंड कॉलम से भी निकालते, ठीक है। थर्ड कॉलम से भी -1, तो कितने कॉलम होंगे, ऑर्डर के हैं कितने होंगे, देख रहे हो, -1 इंटू क्या -1, बोलो होगा। हाँ, अब ये डिटर्मिनेंट, तो ये जब फर्स्ट कॉलम से माइनस निकाल लिए रे बाबू, तो ये ना होगा, फिर यहाँ -a 0 और ये c हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, -b -c 0 होगा। अब देखो ये ऑड ऑर्डर के, तो या तो कॉमन फैक्टर जो निकाले -1, या तो रो से लोगे या कॉलम से लोगे, तो ऑड ऑर्डर का रहने पर ये -1 फैक्टर, जैसे यहाँ 3 ऑर्डर 3 का है, तो क्या आया बोलो, ये तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बोलो माइनस, हाँ? और यहाँ कितना हो जाएगा, बोलो ये कितना देगा, हाँ? तो ये अब देखो तो डेल्टा के बराबर आ गया, माइनस डेल्टा हो गया, हाँ? तो इसका मतलब क्लियरली डेल्टा इक्वल्स माइनस डेल्टा ले आए। लेकिन देख यार ये कब होगा, जबकि ये फैक्टर जो होंगे उसकी संख्या क्या होगी, -1 जो लोगे ऑड होगा, तब ना -1 होगा, इसीलिए ऑड ऑर्डर का बोला गया। अगर ऑर्डर 4 रहता तब तो यहाँ कितने फैक्टर्स आते, 4,
तो प्रॉब्लम थी है? अब ये क्या देगा, सो बोलो कि डेल्टा प्लस डेल्टा बराबर 0 है, तो 2 डेल्टा बराबर 0 एम्प्लाइज डेल्टा बराबर 0। डेल्टा किसको माने थे, तो आप लिख दो हैंस, ठीक है, कितना 0 माइनस ए माइनस बी, सॉरी माइनस बी, फिर क्या ए 0 माइनस सी, फिर क्या बी सी 0, अरे भाई थोड़ा सा ऐसे कर लो, बराबर 0, बोलो होगा। तो इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है कि वो क्या करे, जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं 0 के बराबर होंगे और डायगोनल से समदूरस्थ एलिमेंट अपोजिट साइन के होंगे, तो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हो गया, जो किससे बना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बना। उसमें अगर ऑड ऑर्डर का होगा तो डायरेक्ट वैल्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 0 कर देना, किसी को मत पूछना, ठीक है यार। अब प्रॉब्लम में चलेंगे, अब तो प्रॉब्लम बनाना, ठीक है। इतना प्रॉपर्टी ध्यान रखना, हो सकता है एक आध और कहीं मैं प्रॉपर्टी डाल दूं, लेकिन प्रॉब्लम बनाने के समय में आप बताएंगे जो भी बताना होगा, ठीक है। तो पुनः मिलते हैं।